हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप हॉलिक नॉलेज। आज हम इग्नू के बीएजी कोर्स का बीपीसीएस 186 सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है मैनेजिंग स्ट्रेस। इसके अंदर हमें दो ब्लॉक दिए हुए हैं। ब्लॉक वन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेस, जिसके अंदर 4 यूनिट है, और ब्लॉक टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसके अंदर भी 4 यूनिट है। हमें फर्स्ट ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि स्ट्रेस क्या है, कितने टाइप्स का है, और सेकंड ब्लॉक में हमें उसे मैनेज करने की और उससे डील करने की टेक्निक्स बताई गई हैं। तो हम फर्स्ट ब्लॉक के फर्स्ट चैप्टर से शुरू करते हैं, जो कि है हमारा स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन। ओके, तो उसके अंदर हम 5 चीज़ें देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, नेचर ऑफ स्ट्रेस। इसके अंदर हमारे पास दो सब टॉपिक्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। उसके बाद है हमारा सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, फिर है हमारा मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? एनी टाइप ऑफ प्रेशर ऑन एन इंडिविजुअल विच इज डिफिकल्ट टू कोप एंड अफेक्ट्स हिज वेलबींग इज नोन एज स्ट्रेस। किसी भी टाइप का प्रेशर किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो कि डील करने में हार्ड हो और उसकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता हो, वो होता है स्ट्रेस। पर जो थ्योरी मैकीवन ने दी थी उसको जनरल एक्सेप्टेंस मिली थी, और उस थ्योरी के हिसाब से स्ट्रेस के अंदर स्ट्रेसर होता है और एक स्ट्रेस रेस्पॉन्स होता है। स्ट्रेसर वो चीज़ होती है जो कि एक स्टेट ऑफ टेंशन क्रिएट करती है, जिस भी चीज़ से तनाव पड़े वो होता है स्ट्रेसर। स्ट्रेस रेस्पॉन्स हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस के सिस्टम द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है। और फिर इसके अंदर स्ट्रेस के दो और पार्ट्स दे रखे हैं हमें, ट्रांजिएंट और एक्यूट स्ट्रेस। ठीक है। ट्रांजिएंट स्ट्रेस को एक्यूट स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो ट्रांजिएंट स्ट्रेस हमारा हेल्पफुल होता है और पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हमें सडन ब्रेक मारने पड़ जाए, तो ये एक शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रेस है, और ये अच्छा स्ट्रेस है क्योंकि इससे हमें हेल्प मिली है, इसने हमें पॉजिटिव चीज़ हुई है स्ट्रेस के साथ हमारे लिए। ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा परसिस्टेंस या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस। ठीक है। ये डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेस होता है, नेगेटिव स्ट्रेस होता है, और ये लंबे टाइम तक चलता है, और इसकी वजह से काफ़ी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी आप इसे समझ लो। तो स्ट्रेस जो टर्म है वो स्ट्रिंजर वर्ड से आई है। ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू ड्रॉ टाइट। ठीक है। और 18th सेंचुरी में इसका यूज़ थोड़ा आगे बढ़ गया था, जिसको फिर हम मेनली प्रेशर, स्ट्रेन और फोर्स के तौर पे डिस्क्राइब करने लगे थे। इसके अंदर वेरियस टाइप के स्ट्रेसर्स दे रखे हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, और कुछ हमारे रोल स्ट्रेसर्स होते हैं, जैसे कि हमारे फादर का रोल जो हमारे लिए है, फिर हमारा रोल जो हमारी फैमिली के लिए है। ठीक है। फिजिकल कंडीशन किसी की भी, लाइफ इवेंट्स, या फिर स्कूल, या फिर जो भी हमारी जॉब है उसका एनवायरनमेंट। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, जो कि है हमारा नेचर ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का नेचर क्या है? स्ट्रेस इज अ रिएक्शन टू चेंज। तो स्ट्रेस एक बदलाव की प्रक्रिया है, एक मेथड है। तो जहाँ भी बदलाव होगा वहाँ पे स्ट्रेस होगा, पर ये पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। जब भी हमें स्ट्रेस होता है तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एड्रेनालाइन, क्विकनिंग ऑफ हार्ट रेट, एक्सलेटिंग द मेटाबॉलिज्म, प्रिपेयरिंग बॉडी फॉर इमरजेंसी एक्शन। यानी कि जब भी स्ट्रेस होगा तो हार्मोन्स रिलीज होंगे और हमारी बॉडी इमरजेंसी एक्शन के लिए तैयार होगी। देयरफॉर इसीलिए स्ट्रेस के सोर्सेज को जल्दी जल्दी रिकॉग्नाइज करना, जल्दी जल्दी पहचानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग उससे डील कर सकें। स्ट्रेस ये समझो कि सॉल्ट और पेपर की तरह है। अगर खाने में वो ज़्यादा हो जाता है तो उसका जैसे टेस्ट बिगड़ जाता है, वैसे स्ट्रेस है। अगर स्ट्रेस हमारी लाइफ में ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी लाइफ इम्बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। और उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारी कंडीशन बिगड़ सकती है, और नहीं, इससे हमें मेंटली और फिजिकल दोनों कंडीशंस बिगड़ सकती हैं। ठीक है। तो स्ट्रेस अगर ऑप्टिमल लेवल के नीचे है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और ये हमें मोटिवेट करेगा किसी भी टास्क को करने के लिए। ऑप्टिमल लेवल एक मैक्सिमम लेवल समझ लो कि ये ऑप्टिमल लेवल नहीं, बहुत बढ़िया है। इतना स्ट्रेस तो चलेगा, पर इससे नीचे नीचे ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो नेचर ऑफ स्ट्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब इसके अंदर जो हमारे दो सब टॉपिक्स थे वो था टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, यानी कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। तो 5 प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, यानी 5 टाइप के स्ट्रेस होता है। पहला है यू स्ट्रेस। ये एक गुड पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। ठीक है। ये किसी भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स किसी के द्वारा ही होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो किसी की शादी हो रही है तो उसको उसका स्ट्रेस होगा कि कैसे मैनेज करेंगे, या फिर जो भी है, तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस है। और इसका एग्जांपल जैसे प्रमोशन हो रहा है किसी का, या फिर कोई नया घर ले रहा है, एनीथिंग। ओके। फिर आता है हमारा न्यू स्ट्रेस है, न्यूट्रल स्ट्रेस है, यानी कि ना हमारे लिए हेल्पफुल होता है और ना ही हार्मफुल होता है। जैसे कि मान लो मैंने सुना है किसी देश में दंगे हो रहे हैं, तो मेरे को उससे उतना फर्क भी नहीं पड़ेगा, ना ही मेरे लिए इतना हेल्पफुल है, ना ही मेरे को कोई हार्म कर रहा है। ठीक है। ये होता है हमारा न्यू स्ट्रेस यानी न्यूट्रल स्ट्रेस। फिर आता है हमारा डिस्ट्रेस, स्टेट ऑफ इमोशनल सफरिंग एसोसिएटेड विद स्ट्रेसेस एंड डिमांड्स दैट आर डिफिकल्ट टू कोप इन डेली लाइफ। अब मान लो कि मुझे कोई सीरियस इंजरी है, मान लो कि मेरे को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, और मैं उसकी वजह से मतलब मान लो मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है और मैं खेल नहीं पा रहा। तो डिस्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस हमें डेली लाइफ में डील करने में बहुत हार्ड होता है। अब मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, पर मेरे पैर में लगी है, मैं खेल नहीं पा रहा, तो मुझे उससे स्ट्रेस होता ही रहेगा बार बार। ये होता है हमारा डिस्ट्रेस। अब हमारे आता है फोर्थ नंबर पे हाइपर स्ट्रेस। ठीक है। एक्सेसिव अमाउंट का जो स्ट्रेस होता है, ठीक है, चाहे वो हमें मेंटली हो या फिर फिजिकली हो, वो हमारा होता है हाइपर स्ट्रेस। जैसे कि मान लो कोई नया नया है, नौसिखिया है, हमने उसे गाड़ी चलाने के लिए, और मार्केट है, बहुत ही बिजी प्लेस है, तो उसे स्ट्रेस होगा उस चीज़ को लेकर, क्योंकि अभी वो उतना ट्रेंड नहीं है उस चीज़ को लेकर, हमने उसे दे दी, तो उसे स्ट्रेस होता रहेगा। ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म में तो वैसे हार्मफुल नहीं है, मान लो
थोड़ी बहुत देर के लिए है या फिर कुछ दिनों के लिए है, बट अगर बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, महीने 1.5 महीने, तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और स्ट्रेस में आप ये पक्का याद रखना, ये पॉइंट हमेशा लिख देना कि अगर स्ट्रेस थोड़े टाइम के लिए तो इट्स फाइन, बट अगर स्ट्रेस लंबा चलता है तो इट्स हार्मफुल, और इससे हमें फिजिकल और मेंटल दोनों प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये पॉइंट्स आप साथ साथ हाईलाइट करके लिखते हुए रहना अपने पास, ठीक है, ताकि एग्जाम्स में आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े इन सब के बारे में। हाइपो स्ट्रेस होता है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि कुछ स्ट्रेस ही नहीं है आदमी को, खाली पड़ा है एकदम। जैसे कि ये इसका एग्जांपल है हैविंग अ जॉब वेयर नो वन गिव्स यू मेजर टास्क। मान लो किसी को कोई जॉब है, अब जैसे आपने देखा है स्कूल का जो पियोन होता है, ठीक है, वो कैसे धीरे 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 काम करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास कोई इतना मेजर काम ही नहीं रहता, बस ये साइन करा ले या फिर वहाँ पे जाके ये काम कर ले, तो उसके पास इतना स्ट्रेस ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हाइपो स्ट्रेस, जब हाँ जहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं आगे, सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या क्या है, तो उसको आप एक बार बस गो थ्रू कर लेना, पढ़ लेना क्या क्या है, इसमें इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आपको 3-4 पॉइंट भी इसके याद रहेंगे सबके, तो दैट्स फाइन, बट हो सके तो आप एटलीस्ट 5-5 तो सबके याद करके जाना, ओके। और वह आता है हमारा सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस के सोर्स क्या क्या है। तो स्ट्रेस को हम 3 मेन टाइप्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है हमारा फ्रस्ट्रेशन, a wide range of environmental obstacles, both physical and social, and the internal factors in the form of personal limitations, biological conditions, psychological barriers may lead to frustration. Okay, so जो एनवायरमेंटल हमारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो हमारी फिजिकल कंडीशन है या फिर सोशल, मान लो कि सोसाइटी की वजह से बहुत से लोग किसी काम करने से डरते हैं, ठीक है, तो ये सब इससे हमें फ्रस्ट्रेशन होती है। ठीक है, मान लो मुझे बाहर खेलने जाना है, बट मैं किसी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ, बट लेकिन मुझे पता है लोग मुझे जज करेंगे, तो मुझे इससे फ्रस्ट्रेशन होगी कि शिट यार मैं इसे कैसे करूँगा। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, यू आर सॉल्विंग अ मैथ प्रॉब्लम फ्रॉम एन आवर एंड नॉट गेटिंग द आंसर विल लेड टू फ्रस्ट्रेशन। अब मैं बहुत देर से मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, क्या ये कैसे होगा, पर मेरे से आंसर नहीं आ रहा, तो उससे मुझे धीरे धीरे इरिटेशन होने लग जाएगी, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी उस चीज़ से। ओके, आप बस यहाँ पे समझना और इसे अपने वर्ड में ही लिखना, ठीक है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है इग्नू में, वो क्या करता है, जो उन्होंने बुक में पढ़ा उसे रट के वहीं छाप देता है। ऐसे छापने से कुछ नहीं होता, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना और अपने वर्ड्स में लिखोगे तो आपको जो भी चेकर होगा वो आपको ज़्यादा मार्क्स देगा। अब अगर आता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, इसके अंदर 4 टाइप्स हैं, तो उसको तो एक बार ही अपना फंडास में क्लियर रखना एकदम। तो व्हेन इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन ऑल्टरनेटिव एंड डिसीजन मेकिंग दिस रिगार्ड कैन लेड टू स्ट्रेस। जब भी मान लो किसी को चूज करना हो, 2 ऑप्शन है मेरे पास, अब मान लो मैं खाने गया, मेरे दोस्त ने मेरे से पूछ लिया कि भाई बता पिज्ज़ा खाएगा या फिर बर्गर खाएगा, और दोनों में से लेकिन खानी एक ही चीज़ है, तो मेरे को बहुत सोचना पड़ेगा यार कौन सी लूँ, पिज्ज़ा खाऊँ या बर्गर खाऊँ, ठीक है। तो उस टाइप से ये आप एग्जाम्पल समझ लो बस, ठीक है। अब पहले हम इसके अंदर देखते हैं इसके 4 टाइप्स कौन है। पहला है हमारा अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट द इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन 2 गोल्स दैट आर पॉजिटिव एंड आर सिमिलर। इसमें 2 गोल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव होता है और सिमिलर होता है, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल देखो, जैसे कि किसी के एन इंडिविजुअल में हैव टू ऑप्ट बिटवीन 2 सिमिलर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, किसी के पास 2 अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें से कोई एक चूज़ करनी है। अब जैसे कि मान लो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिज्ज़ा बर्गर, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, अब मुझे उनमें से कोई एक चूज़ करना है, बट मैं एक ही कर सकता हूँ, ठीक है, इस टाइप का। आगे आता है हमारा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट देयर आर 2 गोल्स दैट आर सिमिलर बट दे आर नेगेटिव। वो एक जैसे तो होता है बट वो नेगेटिव होता है। इसका एग्जांपल है, एन इंडिविजुअल मे हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर ही वांट्स टू रिमेन एम्प्लॉयड और टेक अ मीडियोकर जॉब दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन। मान लो कि कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, या तो वो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, कुछ काम वाम ना करे, या फिर एक मीडियोकर सी जॉब ले रही है जिसमें उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अब जैसे कि मान लो मैं इसको अपना एग्जांपल समझाऊँ कि या तो मैं उन दोनों में से कुछ भी ना खाऊं, या फिर मैं उन दोनों में से कोई भी एक चीज़ खा लूँ, ठीक है। अगला हमारा अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट देयर इज अ सिंगल गोल विच इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अंदर एक सिंगल गोल होता है जो कि दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। एग्जांपल देख लो पहले, एन इंडिविजुअल टेकिंग अप अ जॉब इन अब्रॉड मे बी एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी बट ऑल्सो हैज टू फेस द फैक्ट दैट ही विल हैव टू स्टे फ्रॉम द फैमिली। या तो अब्रॉड में कोई अच्छी जॉब ले ले, बट उसका ड्रॉबैक ये होगा कि उसे अपनी फैमिली दूर रहना पड़ेगा। Thus, this goal has both negative and positive consequences, and thus the individual may experience stress. अब जैसे कि मैं आपको पिज्जा बर्गर वाले से आपसे समझाता हूँ, यहाँ मैं अगर पिज्ज़ा खा लूँगा तो मेरे को मज़ा आया कि वाह मैंने पिज़्ज़ा खाया, एंजॉय किया, बट वो मेरी हेल्थ को ख़राब करेगा, ठीक है। अगला आता है हमारा मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इन दिस कॉन्फ्लिक्ट द इंडिविजुअल हैज टू चूज बिटवीन द ऑप्शंस दैट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। पहले तो उसका एग्जाम्पल आप समझा दूँ। पहले इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर किसी भी व्यक्ति को 2 ऑप्शंस के अंदर चूज करना पड़ता है, जो कि पॉजिटिव भी, जिसके कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसे कि स्टूडेंट में हैव टू चूज बिटवीन 2 एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, वन ऑफ परसुइंग म्यूजिक दैट ही इज इंटरेस्टेड इन बट विच विल मेक हिज पेरेंट्स अनहैप्पी। या तो वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को चूज कर ले, मान लो उसे म्यूजिक पसंद है, तो या तो म्यूजिक चूज कर ले बट उसके हम माँ बाप खुश नहीं है, या फिर वो इंजीनियरिंग करे जिसमें उसके मम्मी पापा खुश हैं बट वो उसे पसंद नहीं है। अब मैं से अब इसे वापसी पिज्जा वाले से समझ लो भाई, ठीक है।
कि यार तो मैं पिज़्ज़ा बर्गर खा लूँ, उसे एंजॉय कर लूँ, या फिर मैं ये सोच के उसे रहने दूँ कि मेरी हेल्थ ख़राब होगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, आगे देख लो। अगला आता है हमारा थर्ड पार्ट, प्रेशर। अभी तक हमने इसमें पढ़ा था फ्रस्ट्रेशन, सेकंड है हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं इसके, और अब हम आ रहे हैं थर्ड पे अपना, प्रेशर। प्रेशर क्या है? तो प्रेशर इज एट अनदर सोर्स ऑफ स्ट्रेस दैट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल। प्रेशर एक और सोर्स है स्ट्रेस का, एक और जरिया है स्ट्रेस का, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। External pressures are a result of demands from the environment, responsibilities and obligations that are mainly social in nature, as well as demands and expectations of the significant persons in our lives. अब एक्सटर्नल प्रेशर समझ लो कि जैसे कि कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप बच्चे हो, ठीक है, आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज है घर की, कि जाओ ये वाला काम करके आओ, या फिर आपको बैंक में जाके ये करना है, या फिर जो भी और भी है। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल प्रेशर्स। इंटरनल प्रेशर्स हमारे खुद के द्वारा ही होता है। ठीक है, कि मैंने सोचा था कि मुझे करना है, तो मुझे ये करना है और मुझे ऐसे करना है। मान लो मैंने सोच लिया कि आज है मुझे एक चैप्टर खत्म कर देना है, बट मैंने नहीं करा, तो मुझे उसकी वजह से प्रेशर होगा, और ये मेरा इंटरनल प्रेशर है। मैंने सोचा था बट मैंने नहीं करा, मैं अपना फ़ोन चलाने लग गया, बाहर घूमने चले गया, मैं खेलने चले गया, मैं बात करने लग गया, मैं फेसबुक चलाने लग गया। वो सब अपने ऊपर है। ठीक है, ये इससे इंटरनल प्रेशर होता है। इसका एग्जाम्पल आप चेक कर लेना। ठीक है, स्पेसिफिक सोर्सेज है स्ट्रेस के, लाइफ इवेंट्स। ठीक है, यानी एक डाइवर्स हो गया या फिर जो भी है। ठीक है, डेली एसल से हमारे, जैसे कि मेरे को अपने कॉलेज जाना है मान लो। ठीक है, और मैं लेट हो गया, तो उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस होगा कि शिट यार आज लेट हो गया, आज फिर से बाहर खड़ा होना पड़ेगा, जो भी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो गई, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा इशू चल रहा है, ये इन सबसे भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस एज रिजल्ट ऑफ सोशल कंडीशन, जैसे कि बहुत क्राउड या फिर भेदभाव होता है मान लो। ठीक है, आप कहीं लाइन में लगे और वहाँ पे भेदभाव हो रहा है कि नहीं, आप आपके पास ये वाला कार्ड है तो आप इसमें लग सकते हो, आप उसमें लग सकते हो। ठीक है, फिर ऐसे आप एग्जाम्पल समझ लो उनके। तो इनके एक एग्जाम्पल आप लिखे होगे तो बहुत है, इससे ज़्यादा की जरूरत भी नहीं है, इतना सारा एक्सप्लेन करोगे तो एक एग्जाम्पल मोर देन एनफ है, ज़्यादा लिखने का टाइम भी नहीं होगा। अगर देख लो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस को कैसे नापना है, ये हमारा लास्ट पार्ट है। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले चैप्टर को मूव करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस इज द प्रेरोगेटिव फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रेस, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम स्ट्रेस को अच्छे से ठीक कर पाएँ, उसकी दवाई ले पाएँ, या फिर जो भी उसका ट्रीटमेंट है वो कर पाएँ। तो देर आर वेरियस वेज इन विच स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड, बहुत सारे तरीके जिनसे स्ट्रेस को नाप सकते हैं, जिनमें से हमने कुछ नीचे डिस्कस कर रखा है। तो हम पहले देखते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल मेजर्स। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, रैपिड पल्स रेट, ब्रीथिंग रेट एंड सो ऑन कैन बी मेजर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रेस एक्सपीरियंस बाय द इंडिविजुअल। यानी हम देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, या फिर पल्स रेट बढ़ रही है, या फिर ब्रीथिंग रेट हमारा अप डाउन हो रहा है। इन सबको हम नाप के भी पता लगा सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो रहा है या नहीं। ये एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज होता है, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसे नापा जाता है, जिसे हम कहते हैं पॉलीग्राफ। और इसके आप फोटो गूगल पे देख लेना, बहुत ही सिंपल डिवाइस है, इतना कुछ हार्ड भी नहीं है कि आप इसलिए कंफ्यूज हो। आगे देखो, stress stress can also be measured with the help of biochemical measures as hormones like epinephrine, norepinephrine, cortisol and so on are released as stress is experienced। जब स्ट्रेस होता है तो मैं आपको पहले ही बताते हैं कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जैसे कि एपेनफ्राइन और नॉरएपिनेफ्राइन, ये सब रिलीज होते हैं, तो हम इनसे पता लगा सकते हैं किसी इंडिविजुअल को स्ट्रेस हो रहा है या नहीं। 2. Physiological measures seem to be effective in detecting stress, but physiological changes may occur due to some other reasons and not stress। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है या नहीं, पर स्ट्रेस किसी और कारण से भी हो सकता है। तो ये इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। तो जब भी आप इसे एक्सप्लेन करो तो लास्ट में ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करना कि स्ट्रेस किसी और वजह से भी हो सकता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल चेंजेस पे हम 100% श्योर नहीं हो सकते। ठीक है, अगला आता है हमारा साइकोलॉजिकल टेस्ट। वेरियस साइकोलॉजिकल टेस्ट दैट आर स्टैंडर्डाइज्ड, रिलायबल एंड वैलिड कैन बी यूज टू मेजर स्ट्रेस। ठीक है, जो भी रिलायबल है, वैलिड है, और जो कि पास्ट टेस्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई भी फर्जी टेस्ट आपने पकड़ लिया, जो कि पास्ट है उन टेस्ट से कर सकता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज हो गई। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज के अंदर इंडिविजुअल को क्वेश्चन दिया जाता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पकड़ा देते हैं उसे, और उसे वो फिल करना होता है। ठीक है, उसका एक एडवांटेज यह है कि इंडिविजुअल अपने खुद के बिहाफ पे उसे फिल करता है, खुद उसे फिल करना होता है पूरा, तो उसे खुद भी पता लगता है कि उसे स्ट्रेस है या नहीं, और वो उसकी वजह से काफ़ी प्रिसाइसली उस चीज़ को फिल करता है। ठीक है, और ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सस्ता है, और करने में बहुत आसान है। इसके लिए कोई इतना बड़ा आपको वो नहीं चाहिए कि बहुत ही एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाना है, नॉर्मल के पास जाओगे तो ये आपको कर देगा। और आता है हमारा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट कैन ऑल्सो भी यूज टू मेजर स्ट्रेस। चेकलिस्ट से भी आप मेजर कर सकते हो कि स्ट्रेस है या नहीं। ठीक है, चेकलिस्ट कैन भी यूज फॉर मेजर लाइफ इवेंट, जैसे कि हम मेजर लाइफ इवेंट देख सकते हैं किसी की, मान लो किसी भी इंडिविजुअल की हमने लाइफ में देखी, उसकी लाइफ में ये मेजर इवेंट्स हुए हैं, तो हम इन सब मेजर इवेंट्स को लिखेंगे। ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे, और वो हम उस इंडिविजुअल को देंगे। ठीक है, द लिस्ट ऑफ मेजर इवेंट्स इज केयरफुली प्रिपेयर्ड एंड इंक्लूड्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेजर लाइफ इवेंट्स दैट अकर इन एनी इंडिविजुअल्स लाइफ। ओके,
The major life events could include death of a near or dear one, divorce, transfer, and so on. Any major event in one's life can put pressure on the individual's coping resources as he is trying to adapt the situation. कोई भी इस प्रकार का अगर किसी की लाइफ में ऐसा इवेंट हुआ होगा तो वो उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, ठीक है, जिससे डील करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वो सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रहा होगा। इससे ये पता लगा पाएंगे कि उसे स्ट्रेस है या नहीं। लास्ट आता है हमारा इंटरव्यू। इंटरव्यू मेथड आप इसे तो एज इट इज आप छाप आना, ये तो बहुत ही सिंपल है। Yet another method for measurement of stress is interview, where in-depth information is collected from the individuals face to face. यहाँ पे सामने बिठाएंगे और फेस टू फेस इन्फॉर्मेशन ली जाती है। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, यानी कि पूरा प्रिपेयर्ड हो सकता है, फिर बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता, ठीक है, एकदम रैंडमली, या फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी कि थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया, बाकी ऐसी जो है नॉर्मल पूछते रहेंगे। दो विद द हेल्प ऑफ इंटरव्यू मेथड अ लॉट ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड। इंटरव्यू मेथड के भी पे बहुत सारे रेलेवेंट यानी कि बहुत सारी जो प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ये पर इसका एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और दूसरी बात ये कि इसके जो इंटरव्यूअर है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास भी जाके इसे करा लो, ठीक है, दैट्स इट। और लास्ट में हम चाहें तो इन चारों मेथड को एक साथ यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें एक परफेक्ट पिक्चर पता लग जाएगी कि किसी इंडिविजुअल को कितना स्ट्रेस है, फिर कैसा स्ट्रेस है। दैट्स इट, एंड ऑफ द फर्स्ट यूनिट। आगे और यूनिट्स आती रहेंगी, तब तक आप आराम से पढ़ो, एंजॉय करो। और अगर कुछ भी डाउट्स हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना।